Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying our learning through these online videos. So we are talking about exercise 1.3 and we are using the properties of multiplication and finding the products and simplifying the questions. Okay, so we have arrived our question number 7th, or of course question number 8 also, and I have also given you question number 5, 6 and 8 as your homework. Okay, so first let's discuss about question number 6. Okay, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको इसमें फिल करना था विथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ओके, तो फर्स्ट इज 257 मल्टीप्लिकेशन विथ समथिंग गिव्स यू -257. ओके, यहाँ पे आपको देखना था, चेक करना था कि मेरे को यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 257 में मेरे को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो -257 हो जाए. ओके, तो यहाँ पे आपको ये सोचना था कि अगर LHS और RHS दोनों देखना था. ठीक है, 257 यहाँ पे LHS में भी है और 257 RHS में भी है. मतलब अगर आपको 257 का किसी से मल्टीप्लाई करना है और आपका उसका प्रोडक्ट भी 257 ही चाहिए. ठीक है, पहले माइनस साइन की मैं अगर छोड़ देता हूँ तो 257 का मल्टीप्लिकेशन का अगर हम करना है किसी नंबर से और हमको उसका प्रोडक्ट भी 257 चाहिए तो वो नंबर तो 1 होना चाहिए एक तो. ठीक है, तो 1 तो ये हो गया. अब आती है यहाँ पे माइनस साइन की बात. तो माइनस साइन कब होता है? मैंने जब आपको बताया था कि नंबर ऑफ माइनस साइन, अगर नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड होते हैं तो फाइनल साइन जो होता है वो माइनस का आता है. तो नंबर ऑफ माइनस साइन में को यहाँ पे ऑड चाहिए तब जाके वो फाइनल माइनस साइन होगा पे. 257 तो पहले से दे रखा है कि ये प्लस का है, तो इसको हम नेगेटिव नहीं बना सकते. इसलिए जो नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में है दैट मीन्स दैट नंबर विल बी द नेगेटिव नंबर. ओके, सो 257 में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे -1 का तो आपको -257 मिल जाएगा. ठीक है, ये तो सही बोला है. देन नेक्स्ट इज 918 में मल्टीप्लिकेशन आपको करना है समथिंग नंबर से सो दैट यू गिव 100. ओके, सो दैट यू विल हैव 918 में आपको कोई से नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट यू विल हैव द प्रोडक्ट एज 0. ओके, तो ये आपको मैंने अभी बताया था जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, कि 0 से अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमेशा आपको प्रोडक्ट जो होगा वो 0 ही आएगा. ठीक है, आपको ये देखना था कि आप सब जगह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट ने क्या करा, यहाँ पे 918 लिखा जो यहाँ पे लिखा था और मल्टीप्लाई करा -918 से. ओके, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था. यहाँ पे 0 आप इक्वल टू में 0 लिखा था. ठीक है, तो इक्वल टू में 0 लिखा था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था. ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन होता तो आप -918 लिखते तो वो ये जो इक्वेशन है वो सही होती. बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था इसलिए आप 918 नहीं लिख सकते. ठीक है, अब आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम 0 क्यों लिख रहे हैं और -918 क्यों लिख रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 से इसलिए 0 आएगा. बट अगर यहाँ पे प्लस होता जैसे 918 और फिर प्लस का समथिंग कुछ नंबर लिखना होता सो दैट वी विल हैव द सम एज 0, देन यू विल राइट -918 हियर. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज -756 मल्टीप्लाई विथ सम नंबर so that you will have the 756. बट 756 जो प्रोडक्ट में है आपको पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो पहले ये देखेंगे आप 756 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 756 वापस मिल जाए. तो ये तो होगा कि आप पहले तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे. नाउ कम्स द साइन. ओके, फाइनल साइन क्या है हमारे पास इक्वेशन में RHS में प्लस का साइन. और नेगेटिव साइन कब है हमारे पास में, यहाँ पे कितने नंबर नेगेटिव साइन है 1. ठीक है, तो आपको बताया नंबर ऑफ जो फाइनल साइन है, अगर फाइनल साइन पॉजिटिव होता है तो उस केस में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने होते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होते हैं उसमें E1. ओके, तो E1 के लिए मेरे पास E1 के लिए क्या होगा 2 4 6. ओके, सो फर्स्ट I already have minus here in -756, so that means
दिस वन शुड बी -1, ओके। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई आप -756 में करोगे तो आपको प्लस का 756 मिलेगा, ओके। देन वी हैव -30 मल्टीप्लाई विथ सम नंबर सो दैट यू विल हैव -270, ओके। तो यहाँ पे आपको 30 की टेबल का देखना चाहिए, ठीक है। 30 का अगर टेबल आपको याद नहीं आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ का एक ज़ीरो को छोड़ देना चाहिए, ओके। यहाँ पे सो एक ज़ीरो को भूल जाओ और यहाँ पे इस 30 के एक ज़ीरो को भूल जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27। सो 3 और 27 में बीच में कोई रिलेशन है क्या? 3 के टेबल में 27 आता है क्या? तो यस, 3 के टेबल में 27 आता है। कितने टाइम्स आता है? तो 3 टाइम्स 9 आता है 27, तो 3 टाइम्स 9 विल बी 27। सो सिमिलरली 30 टाइम्स 9 विल बी 270, ओके। बट अब यहाँ पे साइन देखेंगे, -30 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू -270। तो नंबर ऑफ साइन, सॉरी, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास में साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज LHS में, वो ऑड होंगे, ठीक है। तभी हमको फाइनल साइन नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव साइन ऑड नंबर है क्या यहाँ पे, तो 1 और 2, तो 1 तो ऑड है इसलिए -270, यहाँ पे ये 9 जो है उसको सेटिस्फाई करता है। फिर क्या है हमारे पास में, फिर है नेक्स्ट पार्ट इज डैश मल्टीप्लिकेशन विथ -21 विल गिव यू 105, ओके। तो यहाँ पे आपको 21 की टेबल देखनी है। तो 21 into 2 will give you 42, 21 into 3 will give you 63, 21 into 4 will give you 84, 21 into 5 or 21 5s are 5 times will give you 105, okay। 21, 42, 63, 84 और 105, ठीक है। तो 21 के टेबल में 105 कौन से टाइम पे आ रहा है, 5 टाइम्स में, ओके। तो ये तो हो गया कि 5 टाइम्स अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 105 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, नंबर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, तो फाइनल साइन कौन सा मेरे पास, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन शुड बी इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा -5, सो दैट माइनस माइनस गेट प्लस, ओके। देन लास्ट है हमारे पास -56 मल्टीप्लाई विथ -9 प्लस -1, आपका इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना था, ठीक है। तो इसको होगा हमारे पास -56 -9 मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, -9 फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 मिलेगा। तो -56 का मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को ना, -9 क्या हो जाएगा, -10। तो -10 और -56 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 560, ओके। साइन कौन सा होगा, माइनस माइनस, दो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज 2 इज इवन, सो दैट वी विल हैव अ पॉजिटिव साइन हियर, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, ओके। और फिर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 8 में था कि मैंने आपको जैसे बताया था एक हॉट एयर बैलून था, आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम पे एक हिंट दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको करना था, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं करा ये, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेल यू। सो एक हॉट एयर बैलून है, वो ग्राउंड से 2250 फीट के हाइट पे फ्लो कर रहा है, तो ओके। अब क्या है कि जैसे ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा बैलून, ठीक है। तो बैलून अब नीचे आना स्टार्ट करता है, तो नीचे कितनी जल्दी आ रहा है, तो उसका रेट दे रखा है आपको कि रेट है 150 फीट पर मिनट, ओके। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में वो 150 फीट नीचे ऐसे धीरे धीरे आता जाएगा, ओके। तो आपको ये कैलकुलेट करना था कि 12 मिनट में वो इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो पहले इसको कर लेते। पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा, गिवन। सो गिवन इज हाइट, पहले हाइट लिखेंगे जो हमको गिवन है, तो हाइट ऑफ हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून की हाइट कब की, सो हाइट ऑफ हॉट एयर बैलून
बिफोर डिसेंड, ओके, बिफोर इट डिसेंड्स, मतलब कि वो ग्राउंड पे आने स्टार्ट करने के पहले उसकी हाइट कितनी थी टुवर्ड्स ग्राउंड, सो इट इज़ 2250 फीट, ओके। अब किस रेट से वो डिसेंड हो रहा है, सो रेट ऑफ डिसेंड इज 150 फीट पर मिनट, ओके। तो आपको ये दे रखा था, अब आपको ये बताना था कि 12 मिनट बाद उसकी जो हाइट है, कहाँ किसकी हाइट, हॉट एयर बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, सो वी विल टेक इट देयरफॉर हाइट आफ्टर 12 मिनट फ्रॉम ग्राउंड, ओके, फ्रॉम ग्राउंड से हमको कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू, ठीक है। तो सपोज वो 12 मिनट बाद में इस हाइट लेवल पे पहुंचता है, हमारा जो बैलून है वो इस हाइट लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, 12 मिनट में इस हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये हाइट मेरे को अब कैलकुलेट करना है, इजंट इट। तो ये हाइट कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, तो सबसे पहले मेरे को ये हाइट मालूम होना चाहिए जिस हाइट पे वो पुरानी हाइट से अभी तक आया है, ये अगर मेरे को मालूम होगी तो मैं ये टोटल हाइट है, ठीक है, ये टोटल हाइट है, अगर इस टोटल हाइट में से मैं इतनी हाइट को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये हाइट मिल जाएगी, इजंट इट। सो हमारी टोटल हाइट कौन सी, हमारे पास में टोटल हाइट है ये 2250। अब मेरे को माइनस करना है ये हाइट, तो ये हाइट क्या है, माइनस करूँगा ये हाइट क्या बताए, कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट 12 मिनट में यहाँ पे आई है और 1 मिनट में कितने फीट आ रहा है नीचे, 1 मिनट में 150 फीट आ रहा है, तो 12 मिनट में कितना होगा, तो 12 मिनट में होगा 12 इंटू 150, ओके। सो इट विल बी 2250 माइनस 61800, तो ये हो जाएगा 450 फीट, ओके। सो दिस वाज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। कितना ईजी था, है ना। तो ये था आपका कल का होमवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर आज के हमारे वीडियो की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक हमने हमारा कल के वीडियो के बारे में बात करी थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 says that in a competitive examination 6 marks are awarded for every correct answer and 3 marks are deducted for every wrong answer and 0 mark is given for not answering a question, okay। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको कि कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप सही आंसर करते हो क्वेश्चन को, अगर ठीक है सही आंसर अगर आप क्वेश्चन को कैसे भी करते हो तो आपको प्लस 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए। लेकिन अगर आप कोई से क्वेश्चन को अगर गलत आंसर करते हो तो आपको आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें से 3 मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर को के लिए जो मार्क्स है उसको मैं प्लस ले लूँगा, मतलब आपका इंक्रीज़ हो रहा है नंबर तो आप उसको प्लस लेंगे, तो 6 को मैंने प्लस ले लेंगे हम, ठीक है। फिर मार्क्स कितने डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब कम होंगे, तो कम होने के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस साइन, तो 3 मार्क्स को हम लिखेंगे -3, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए क्या मार्क्स है, 0 मार्क, ओके। तो 0 तो 0 रहेगा। फिर उसके बाद में दे रखा है हमको देयर आर 12 क्वेश्चन फॉर ईच कैंडिडेट टू आंसर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 12। 6 मार्क्स हमको मिलते हैं अगर हम करेक्ट आंसर करते हैं, तो 3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर हम रॉन्ग आंसर कर देते हैं तो, ठीक है। बट अगर हम कोई आंसर नहीं देते तो हमको कोई मार्क्स नहीं मिलते और ना ही मार्क्स कटते हैं। तो एक स्टूडेंट है सोहेल, सोहेल गेट 7 करेक्ट आंसर एंड 5 रॉन्ग आंसर, ओके, फाइंड हिज स्कोर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी जैसे हम अभी तक हमने जितने भी इस क्वेश्चन देखे इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास में, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, कितने मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स मिलेंगे हमको
+6. Okay, similarly marks awarded for wrong answer तो आपके जो भी मार्क्स होंगे उसमें से 3 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए कम होने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं माइनस, इसलिए -3। और अगर कोई आंसर अगर नहीं दे रहे तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर नॉट आंसरिंग, उस केस में आपको है 0। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 12। तो सोहेल का कितने करेक्ट आंसर है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? 7। तो और तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स होंगे 7 × 6 दैट इज़ 42। फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 5 रॉन्ग आंसर। सो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सोहेल की ही बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज़ 5। तो नंबर ऑफ मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे इसके? मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर is 5 × -3 that is equals to -15। ओके, अब आपको उसका स्कोर बताना है। देयरफॉर स्कोर ऑफ सोहेल इक्वल्स टू, सोहेल का स्कोर बताने क्या करना पड़ेगा आपको? करेक्ट आंसर को और नेगेटिव और रॉन्ग आंसर को आपको ऐड करना है। सो करेक्ट आंसर इज +42 एंड रॉन्ग आंसर इज -15। सो +42 -15 will give you 27. Okay, +27. So +27 is the answer of this question. Then second part is another student's name is Mahi gets 4 correct answer and the remaining wrong. Okay, इसका मतलब ये है कि टोटल जो 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन में से माही ने 4 करेक्ट आंसर करे एंड रिमेनिंग रॉन्ग आंसर। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 12 - 4 = 8। तो सबसे पहले नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 4। तो मार्क्स कितने हो जाएंगे? दिस इम्प्लाइज दिस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज एक के लिए है +6, तो +6 है, तो 4 के लिए कितने होंगे? +6 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव यू 24 मार्क्स। सिमिलरली नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने? 4 टोटल क्वेश्चन थे 12 में से 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो बाकी जो होंगे वो रॉन्ग आंसर होंगे, तो 8 विल बी रॉन्ग आंसर। तो इनके मार्क्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इज तो एक अगर हम इनकरेक्ट आंसर देते तो हमको -3 मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं। तो 8 क्वेश्चन के लिए कितने होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -24। तो स्कोर क्या होगा? देयरफॉर स्कोर ऑफ माही, you have to just add these two numbers, that is 24 plus -24, that is equals to 24 - 24 equals to 0। ओके, तो माही का स्कोर क्या हुआ? 0। ओके, फिर इसका थर्ड पार्ट है that another student पृथ्वी attempt only 10 क्वेश्चन। ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट है? पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ओके, एंड गेट्स ओनली 6 करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? 6।
तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 6 into 6, that is 36. And similarly नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे? अगर 6 करेक्ट है तो जितने भी 10 में से जितने भी बचेंगे वो इनकरेक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर विल बी 10 minus 6, that is equals to 4. सो इनके मार्क्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इज 4 into -3, ओके, -2. क्योंकि एक क्वेश्चन अगर हम आंसर गलत करते हैं तो हमको -3 मार्क्स की पेनल्टी लगती है. तो अगर 4 आंसर गलत किए तो हमको -12 मार्क्स हमारे डिडक्ट होंगे. तो अब स्क्वायर क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्कोर ऑफ पृथ्वी विल बी 36 plus -12, that will give you 24. Okay, so 24 is the correct answer of this question. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. उसमें आपको वेजिटेबल मर्चेंट के बारे में बताया गया है कि अगर एक वेजिटेबल मर्चेंट है वो अगर ऑनियन बैग अगर सोल्ड करता है तो उसको 100 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, और अगर वो पोटैटो सोल्ड करता है तो उसको लॉस होता है 30 रुपीज़ पर बैग का. ओके, तो आप इसमें क्या करोगे? आपको मैं एक हिंट देता हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क रहेगा. आप करोगे प्रॉफिट को आप डिनोट करना प्लस से और लॉस को डिनोट करना माइनस से. ठीक है, तो प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का तो उसको इंटीजर्स में लिखेंगे +100, ठीक है, पर बैग. ओके, फिर अगर लॉस हो रहा है 30 रुपीज़ पर बैग तो कितना हो जाएगा? वो -30 पर बैग. ओके, फिर उसके बाद में आपको जो भी दे रखा हो आपको उसको कैलकुलेट करना है और फिर मुझे बताना है. ठीक है, तो आई विल लीव क्वेश्चन नंबर 10 एज योर होमवर्क फॉर टुडे. So for this we have completed our third exercise. Okay, so before coming to our next topic, अभी तक हम देखेंगे कि हमने एडिशन के बाद एडिशन पढ़ लिया है, हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देख लिया है, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी देख लिया है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देख लिया, बट हमने डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स अभी तक नहीं देखा है, इजंट इट? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक भी है वो होगा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स हम देखते हैं. तो उससे पहले कुछ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशंस लिखे हैं, प्रोडक्ट लिखे, तो उनको फाइंड करते. तो -8 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 तो क्या मिलेगा मेरे को? -24 मिलेगा. आपको पता है साइन के साथ माइनस क्यों लग रहा है? ओके, फिर 12 इंटू -5 क्या होगा? वो होगा -60. एंड -7 मल्टीप्लाई बाय -9 क्या होगा? वो होगा 63, वो भी प्लस का. ओके, दोनों नेगेटिव साइन. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न को देखता हूँ, ठीक है, डिवीज़न का किसका कर रहा हूँ मैं? -24 का 3 से. तो -24 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर मैं 3 को, इस माइनस साइन को मैं अगर बाहर ही रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं अंदर इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 24 को डिवाइड करूँगा 3 से तो वो होगा 8. तो इसका आंसर हो जाएगा, माइनस साइन बाहर की बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 8, तो इट विल हैव -8. तो अगर -24 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो आपको -8 मिलेगा, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट वी हैव 60 डिवाइडेड बाय -5. ओके, ये माइनस साइन वापस है तो इसको मैं माइनस को वापस बाहर लिखता हूँ. 65 डिवाइडेड बाय 5, सो आई विल हैव 60 डिवाइडेड बाय 5 विल बी हैव 12, माइनस बाहर ब्रैकेट में 12, तो -12 ये होगा. 60 को अगर आप डिवाइड करोगे -5 से तो आपको जो क्वेश्चन है वो -12 मिलेगा. ओके, एंड सिमिलरली इफ वी डिवाइड -63 विथ -7, ओके, तो क्या होगा? -63 एंड -7.
माइनस दोनों को बाहर लिख देता हूँ मैं, 63 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, आपको पता है जैसे मैंने बताया था, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर 1 होते हैं तो फाइनल जो साइन होता है वो माइनस का होता है। बट अगर नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन होते हैं तो हम उस फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, प्लस का लिखते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 9 63, तो ये हो जाएगा 9। साइन कौन सा होगा, साइन होगा प्लस का। क्यों, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन होते हैं तो हम उसको फाइनल साइन पॉजिटिव लिखते हैं। बट अब आप अगर ये बोलो, अब फिर आप ये बोलोगे कि सर लेकिन वो तो आपने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर ऑफ माइनस साइन अगर इवन होते हैं तो हम उस केस में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे तो सर आप डिवीज़न बता रहे हो, तो डिवीज़न के केस में ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए, इज़न्ट इट, क्यों होना चाहिए। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ओके, कैसे, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में सुना होगा कि ठीक है, अगर मैं 24 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं 24 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के रेसिप्रोकल से। ओके, तो 24 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, तो उस केस में इसको डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है 8। ओके, अगर आपको ये अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे वाली क्लासेस जो है उसमें मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में रूल है कि अगर नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड है तो हमको फाइनल साइन प्रोडक्ट करने के बाद में हमको नेगेटिव मिलता है। बट अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन हमको इवन रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट करने के बाद में जो फाइनल साइन होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो सिमिलरली डिवीज़न के केस में भी यही होगा कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर डिवीज़न में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो ऑड है तो आपको फाइनल जो डिवीज़न है, डिवीज़न करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है LHS में या डिवीज़न में तो आपको वो फाइनल साइन पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स, दैट इज इफ one negative integer by a positive integer or a positive integer by a negative integer, we will always have the quotient of minus sign, negative, that is negative integer, or I should write as in the proper manner negative integer. ओके, अभी आपने देखा ही है कि अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता हूँ या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्वेश्चन नेगेटिव मिल रहा है। कैसे, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया था तो मेरे को आंसर क्या मिला था, माइनस का, मतलब नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया था तो मेरे को क्या मिला था, अगेन -12, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है मैंने कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। बट इफ़ वी डिवाइड टू नेगेटिव इंटीजर्स देन वी विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ठीक है, तो अब इसके बाद में हमने अभी सिंपल डिवीज़न देख लिया कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या केस हो रहा है। तो अब क्या है, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स हम जब भी अगर करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती कि नहीं होल्ड करती, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में और उसके क्या बिहेवियर हो सकते हैं। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड गुड बाय।